आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा नाम दिनेश है और मैं पिछले 5 दिनों से काम धंधा छोड़कर बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। मेरी ये हालत कैसे हुई, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। दरअसल हफ्ता भर पहले की बात है। मैं पहले जहां काम करता था वहां से बेमतलब का निकाल दिया गया। दरअसल मालिक के साले को नौकरी की ज़रूरत थी, तो इस वजह से मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर काम से निकाल दिया गया और मेरी जगह पर साले साहब को रख लिया गया। मैं ठहरा छोटा आदमी, ज़्यादा कुछ बोलता तो पता नहीं और क्या कर देते मेरे साथ। इसलिए मैं वापस अपने गांव चला आया, क्योंकि शहर में मुझे और कोई दूसरा काम मिल नहीं रहा था। ऐसे ही एक दिन मैं गांव के चाय की टपरी पर बैठकर चाय पी रहा था कि तभी गांव के बुजुर्ग सलीम चाचा चलकर मेरे पास आए और बैठे और चाय का ऑर्डर देते हुए मुझसे बोले, दिनेश बेटा, सुना है काम छूट गया शहर वाला। मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर चाचा बोले, कोई काम मिला यहाँ पर? मैंने फिर अपना सिर ना में हिलाया। तो इस पर सलीम चाचा बोले, एक काम तो है, मगर तुम करोगे या नहीं? पहरेदारी का काम है। इस पर मैंने कहा, क्या काम है बताइए। मैं तो शहर में पहरेदारी का ही काम किया करता था, मैं आराम से कर लूँगा। इस पर काका ने कहा, कब्रिस्तान में पहरेदारी करनी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कब्रिस्तान से लाशें चोरी हो रही हैं, इसलिए हम कोई पहरेदार ढूंढ रहे हैं। बोलो, मंजूर है? कब्रिस्तान का नाम सुनकर मैं थोड़ा घबरा गया, जिस पर मैंने सलीम काका से कहा, अच्छा, मैं सोचकर बताता हूँ। इतना बोलकर मैं वहां से उठकर घर की तरफ जाने लगा। मन ही मन में सोच रहा था कि क्या करूं, हालांकि मेरे पास कोई और काम नहीं था, मगर इसके चलते कब्रिस्तान में पहरेदारी का काम करना क्या सही रहेगा, वो भी रात में, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही सोचते सोचते मैं घर आ गया। घर में कदम रखते ही बीवी के ताने शुरू हो गए। घर में खाना नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है। ये सब सुनकर मैंने उसी वक्त ये तय कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं ये काम करूंगा ही। घर पर रहकर ताने सुनने से तो बेहतर है कि रात भर कब्रिस्तान में ही पड़ा रहूं। अगले ही दिन मैंने सलीम काका को बोलकर काम पक्का करवा लिया और उसी रात से काम करने का फैसला कर लिया। जिसके बाद रात के करीब 9 बजे के आसपास मैं खाना पीना खाकर कब्रिस्तान जाने के लिए घर से निकल गया। कब्रिस्तान मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैं जल्दी ही कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां सब कुछ सामान्य ही था, कहीं कोई हलचल नहीं हो रही थी। पूरा का पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। खैर उस रात मेरे साथ सब कुछ सामान्य रहा और मैं सुबह अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस घर भी आ गया। उसके अगले दिन रात को मैं जब कब्रिस्तान जाने के लिए घर पर खाना खा रहा था, तो मेरी पत्नी ने कहा, आज अगर काम पर नहीं जाएंगे तो नहीं होगा, आज अमावस की रात है। इस पर मैंने कहा, कल ही काम पर जुड़ा हूं ना, और आज छुट्टी ले लूं? ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी अमावस पूर्णिमा ये सब मैं मानता नहीं हूं। जिसके बाद मैंने खाना खत्म किया और वापस से अपने काम पर जाने के लिए निकल गया। आज आसमान पर चांद नहीं था, तो इसलिए चारों तरफ पूरी तरह से अंधेरा पसरा हुआ था। हालांकि मैं हमेशा की तरह बैटरी टॉर्च लेकर निकला था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मगर आज माहौल कुछ अलग तरह का था। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। रात कीड़ों की आवाज़ें कानों में काफ़ी ज़ोर से आ रही थी। खैर चलते चलते मैं अब उस कब्रिस्तान के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था।
तभी मुझे कब्रिस्तान के गेट के बाहर कोई आदमी खड़ा नजर आया। उसके हाथों में एक लालटेन थी। मैं थोड़ा चौंक गया कि भला ये आदमी है कौन, लालटेन लिए कब्रिस्तान के बाहर क्यों खड़ा है। यही सब सोचते सोचते मैंने जब करीब जाकर उस आदमी के चेहरे पर टॉर्च मारा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि सलीम चाचा हैं। हाथ में लालटेन लिए मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी चलकर चाचा के पास गया और उनसे कहा, चाचा आप इस वक्त यहाँ पर? इस पर चाचा ने कहा, ये लालटेन देने आया था तुमको, ये लो। इस पर मैंने कहा, पर चाचा टॉर्च है मेरे पास। इस पर चाचा ने कहा, फिर भी इसको रखो अपने पास, और हाँ, इससे अलग मत करना। इतना कहकर सलीम चाचा ने वो लालटेन मेरे हाथों में पकड़ाई और वहां से चलते बने। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। खैर, मैं लालटेन और टॉर्च दोनों लेकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। कब्रिस्तान के अंदर का माहौल कल की तरह ही सामान्य ही था। कहीं पर भी कोई हलचल नहीं थी और पूरा का पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। खैर, मैं जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठ गया, जहां मेरे बैठने की जगह थी। लालटेन को मैंने वहीं पास ही में रख दिया। अब तक रात के 9:45 बज चुके थे। जैसा कि आसमान पर चांद नहीं था, इसलिए कब्रिस्तान में भी बिना टॉर्च की रोशनी के कुछ नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बिछे कब्रों के बीच मैं बिल्कुल अकेला था। शायद वहां आसपास मेरे अलावा दूर दूर तक कोई जिंदा इंसान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान के आसपास कोई घर भी नहीं था। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा हुआ ही था कि तभी मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई आदमी झाड़ियों में से चल रहा हो। मैंने फट से टॉर्च उठाया और उस तरफ मारा जिधर झाड़ियां थी, मगर वहां दूर दूर तक मुझे कोई इंसान नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मैं वापस से अपनी जगह पर टिककर बैठ गया। वक्त के साथ ही साथ पता नहीं क्यों ठंड भी अचानक से बढ़ती ही जा रही थी, जबकि ठंड का तो मौसम ही नहीं था। फिर मुझे ठंड क्यों लग रही है? ऊपर से कब्रिस्तान में अब धुंध भी छाने लगी थी। सब कुछ मेरी समझ से परे हो रहा था। अभी मैं अपनी जगह पर बैठा ये सब देख ही रहा था कि तभी मुझे एक अजीब तरह की आवाज फिर से आने लगी। इस बार आवाज ऐसी थी जैसे कोई मिट्टी खोद रहा हो। आवाज मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर उस तरफ जाने लगा जिधर से वो आवाज आ रही थी। चलते चलते मैं अभी उस आवाज का पीछा कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर वहीं पास ही में एक कब्र के पास गई। उस कब्र के पास एक आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी के ठीक सामने जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी। उस लाश के पास वाला कब्र भी खुदा हुआ था। मतलब साफ था कि उसी आदमी ने इस लाश को कब्र खोद कर निकाला था। मगर वो आदमी इस लाश के पास बैठा आंख बंद करके कर क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर जमीन पर बैठे उस आदमी के बगल में पड़े खंजर पर गई। वो एक धारदार खंजर था। मैं समझ गया कि जरूर ये कोई गलत काम करेगा, जिस पर मैंने उस आदमी को टोकते हुए कहा, है कौन है वहां पर? मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने धारदार खंजर से उस लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और उस लाश का सिर उठाकर अपने हाथों में लेकर वहां से भागने लगा। मैं उस वक्त इतना घबराया हुआ था कि मैंने उस आदमी को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अभी वो आदमी वहां से भागा ही था कि तभी वो सिरकटी लाश एकदम से उठकर खड़ी हो गई और तभी एक आवाज आई,
मेरा सर कहाँ है? मेरी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो सिरकटी लाश मेरी तरफ आने लगी, मगर 2-4 कदम आगे आकर ही वह अपनी जगह पर ही रुक गई। शायद ये लालटेन के चलते हो रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने वहां से जो दौड़ लगाई, सीधे घर जाकर ही रुका। मगर आज तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वो सब था क्या। इस घटना के कई दिनों बाद तक मैं बीमार भी रहा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ओ भाई साहब, स्टेशन आ गया है, उतरना नहीं है क्या? कंडक्टर की ये आवाज़ सुनकर मैं नींद से जागा। घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:45 बज रहे थे। लिहाजा मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए बस से नीचे उतरा और दौड़ते हुए रेलवे स्टेशन की ओर भागने लगा, क्योंकि मेरी ट्रेन 9:47 पर यहाँ से खुलने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने रिटर्न टिकट पहले से ही ले लिया था। मैं भागता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंचा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 की पटरियों को खाली पाकर मैं घबरा गया, कहीं मेरी ट्रेन चली तो नहीं गई। अभी मैं ये सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी मेरी नज़र एक आदमी पर गई, जो कि प्लेटफॉर्म में लगी बेंच पर आराम से बैठा हुआ था। मैं चलकर उन सज्जन के पास गया और पूछा, भाई साहब, ये 9:15 बजे वाली ट्रेन निकल गई क्या? इस पर उन सज्जन ने कहा, नहीं, ट्रेन लेट चल रही है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और उन्हीं सज्जन के बगल में बेंच पर बैठ गया। ठंड का मौसम था, ऊपर से दिसंबर के महीने की ठंड, जिसमें अमूमन सारे इंसान कांप जाते हैं। मैं भी कांप रहा था, मगर मेरे बगल में बैठे वो सज्जन, उनको तो जैसे इस ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। उनके बदन पर ना तो कोई स्वेटर था और ना ही कोई मफलर। ये देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते ही मैं और वो सज्जन एक ही बोगी में चढ़े। बोगी एकदम खाली थी, सिवाय हम दोनों के उस पूरी बोगी में और कोई नहीं था। खैर, मैं एक सीट पर बैठा तो ठीक मेरे सामने वाली सीट पर वो सज्जन बैठे, जिनके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक सफ़र। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। हालांकि ट्रेन की सारी खिड़कियां गिरी हुई थीं, मगर बावजूद इसके ठंड मुझे कांपने को मजबूर कर रही थी। तभी मैंने कांपते कांपते उन सज्जन से कहा, भाई साहब, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? इस पर उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या ठंड? नहीं तो, ठंड का मौसम आ गया क्या? जिस पर मैंने कहा, क्या भाई साहब, मजाक बड़ा अच्छा कर लेते हैं आप। अच्छा, आप रोज इस ट्रेन से ही आना जाना करते हैं क्या? इस पर वो सज्जन बोले, हाँ, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? इस पर मैंने बोला, नहीं ऐसे ही। पर आपको डर नहीं लगता? इस पर उन सज्जन ने कहा, डर अब नहीं लगता, मगर उस रात लगा था। इस पर मैंने बोला, किस रात, बताइए ना जरा। इस पर उन सज्जन ने बताना शुरू कर दिया। बात आज से तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। उन दिनों मैं इधर काम पर आया करता था और इसी ट्रेन से वापस घर लौटता था। उन दिनों भी मौसम ठंड का ही चल रहा था। एक रात मैं इसी ट्रेन से घर वापस लौट रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, ट्रेन एकदम खाली थी। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था उसमें मेरे अलावा और कोई नहीं था। ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़े जा रही थी। हालांकि उस ट्रेन से मेरा रोज का आना जाना था, मगर पता नहीं क्यों
उस रात मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज कुछ बुरा होने वाला हो। खैर, थोड़ी ही देर में ट्रेन रुकी, मगर ट्रेन जिस जगह पर रुकी थी वो ना तो कोई स्टेशन था और ना ही कोई शहरी इलाका, बल्कि वो जगह जंगलों से घिरा हुआ था। एक तो घना जंगल, उस पर बोगी में खुद को अकेले पाकर मैं थोड़ा घबराने लगा था। खैर, बैठे बैठे अब मेरी कमर भी अकड़ने लगी थी, इसलिए मैं अपनी सीट पर से उठकर ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। मगर बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। काले अंधेरे के सिवा मुझे और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं दरवाजे पर से हटकर अपनी सीट की ओर जाने लगा। फिर जैसे ही मैं अपनी सीट के पास पहुंचा तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि अब मेरे सीट के ठीक सामने वाली सीट पर काली शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। मगर ये आदमी आया कहाँ से? यहाँ तो आसपास कोई स्टेशन भी नहीं है, और अगर ये यहाँ से ही चढ़ा है तो फिर इसके चढ़ने की आवाज़ मुझे क्यों नहीं आई? जहन में उमड़ते इन सवालों को लेकर मैं अपनी सीट पर बैठ गया। मेरे बैठने के कुछ देर बाद ही ट्रेन भी खुल गई। मैं अभी भी उस आदमी को ही देख रहा था। उस आदमी ने अपना पूरा शरीर उस काले रंग के शॉल से ढक रखा था, यहाँ तक कि उसके पैर भी नहीं दिख रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से अभी पटरी पर दौड़ ही रही थी कि तभी वो शॉल वाला आदमी थोड़ा सा हिला और शॉल के अंदर से अपना हाथ निकालकर उसने सामने वाली खिड़की को खोल दिया, जिससे ठंडी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से बर्फ फेंक कर मार रहा हो। तभी मैंने उस आदमी से बोला, अरे भाई साहब, खिड़की बंद करिए, हवा आ रही है। मगर इस बार ना तो उस आदमी ने खिड़की बंद किया और ना ही मुझे कोई जवाब दिया। मैं समझ गया कि ज़रूर दाल में कुछ काला है या फिर ये कोई पागल वागल होगा, इसलिए मैंने बात को ना बढ़ाते हुए खुद ही खिड़की बंद कर लिया। वो आदमी किसी मूर्ति की तरह बस सीट पर बैठा हुआ था, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी नहीं झपक रही थीं। खिड़की बंद करके आराम से बैठे हुए अभी मुझे थोड़ा वक्त बीता ही था कि तभी शॉल वाले आदमी ने फिर से खिड़की खोल दिया। उस आदमी को फिर से खिड़की खोलता देख मुझे बहुत तेज गुस्सा आया और मैंने उस आदमी को फटकार लगाते हुए कहा, अरे तुम पागल हो क्या? मना कर रहा हूँ, बार बार खिड़की मत खोलो, समझ नहीं आ रहा? मगर फिर से उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से तिलमिलाकर अभी मैं खिड़की बंद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया। उस आदमी का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अभी मैं उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मुझे ज़मीन पर अपने जूतों के नीचे कुछ गीला गीला सा महसूस होने लगा। मैंने नज़र घुमाकर नीचे देखा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। उस जमा देने वाली ठंड में भी मैं पसीने से तर हो चुका था, क्योंकि मेरे जूतों के नीचे गीली सी वो चीज़ खून थी और वो खून उस आदमी के शॉल से होकर ज़मीन पर टपक रहा था। मैं ठिठक कर अपनी सीट पर से नीचे जा गिरा। तभी वो आदमी अचानक ही अपनी सीट पर से उठ खड़ा हुआ और अपना शॉल हटाकर जोर जोर से हंसने लगा। तो उसके शॉल हटाते ही जो देखने को मिला वो देखकर मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, क्योंकि उस आदमी के दोनों पैर गायब थे और वहीं से खून बह रहा था
वो आदमी हवा में उड़ते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। उसे मेरी ओर बढ़ता देख मैं बहुत ज़्यादा डर गया और घबराहट के मारे बिना कुछ सोचे समझे चलती ट्रेन से नीचे कूद गया। इतना बोलकर वो सज्जन चुप हो गए, जिस पर मैंने कहा, वाह, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो आप ट्रेन से कूदने के बाद भी बच गए। इस पर कुछ देर चुप रहने के बाद उन सज्जन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं भाई साहब, चलती ट्रेन से कूदने के बाद कोई नहीं बच पाता। इतना बोलकर वो सज्जन अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगे। ट्रेन के दरवाजे पर जाकर वो सज्जन एक दफ़ा मेरी ओर पलटे तो उनका चेहरा देखकर मेरा कलेजा कांप गया। उनका चेहरा पूरा कटा फटा था और उनकी एक आंख गायब थी। मैं समझ गया कि ये सज्जन कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक भूत है। तभी मुस्कुराते हुए बड़े आराम से वो सज्जन ट्रेन से नीचे कूद गए। ये भयानक मंजर देखकर मैं अपना होश खोने लगा था, मगर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। फिर जब मेरा स्टेशन आया तो मैं ट्रेन से उतर गया, मगर एक बात आज तक समझ नहीं आई कि आखिर उस रात वो सब क्या था। खैर, उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस रात वाली ट्रेन में नहीं चढ़ा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।